अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईरान के हवाले से जहां बहुत सारी चीजें हो रही थी कि किसी डील का इम्कान मौजूद है, अमेरिका के सदर ने आज एक और सोशल मीडिया पैगाम जारी किया और उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन खत्म करने की बात की है। और इसके साथ ईरान की जानिब से आज सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक हमला किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी शदीद मजम्मत की है। दफ्तर खारजा के अलावा आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, फील्ड मार्शल उसकी सदारत कर रहे थे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर एक तो ये जो पुरअमन तरीके से इस पूरे मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की कोशिशों का इयादा किया गया, कहा गया, उसको अप्रिशिएट किया गया। और उसके साथ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया के अंदर भी ये सख्त अल्फाज के अंदर इस हमले की मजम्मत की गई है। इससे हटकर जो इस पूरा सिनेरियो बन रहा है वो अमेरिका इसराइल की जानिब से आज ईरान के अंदर उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस तरह रेलवे ट्रैक्स हैं और कुम के अंदर एक ब्रिज है, उसको भी टारगेट किया गया है। ये डेडलाइन खत्म होने से पहले इन हमलों का मतलब क्या है और क्या अब इम्कान मौजूद है या सिफारतकारी के लिए जो रूम था वो खत्म हो गया है? एक तो मामला ये है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो मुआशी तौर पे चीजें हैं वो हमने देखी हैं। पाकिस्तान को लेके उसका एक इम्पैक्ट तो आ रहा है। अब पाकिस्तान जो है वो इस IMF को यही एक रिपोर्ट जो सामने आई उसमें कहा गया कि हम उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या जो उनकी डिमांड्स हैं जो आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल पैदा हो सकती है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ सकती है, महंगाई में इजाफा हो सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले ही इजाफा है, ये बड़े अहम मौजूआत है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। फिर सियासी तौर पर हमने ये देखा कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वहां पर बानी PTI का केस आया और उस केस के हवाले से सलमान सफदर साहब को कहा गया है कि कल आप अडयाला जाएं और आप मुलाकात करें, क्योंकि आज अलीमा खान ने कॉल दी थी 10,000 अफराद की, तो वो तो काम नहीं हो पाया। तो क्या PTI खुद कंफ्यूज है कि आपने आज कॉल देनी थी या आपने 9 तारीख को जलसे की कॉल दी, वहां पर जाना था? अब जब लोग इकट्ठे नहीं हुए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अपनी ही स्ट्रेटजी बैकफायर कर रही है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज इन तमाम मौजूद पर बात करनी है। पाकिस्तान के बहुत ही मजे हुए सिफारतकार पाकिस्तान की नुमाइंदगी की उन्होंने बहुत जगहों के ऊपर, खासकर अक़वाम मुत्तहिदा में सरदार मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन करिए। सरदार साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इन सारे मामलात से पहले के जो अमेरिका के सदर की डेडलाइंस हैं, बाकी सारी वजूहात हैं, अब कहा यह जा रहा था कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान जिसमें सिफारतकारी कर रहा है, लेकिन आज जो सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ है और उसके ऊपर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसकी मजम्मत भी की है, जहां बहुत सारी पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, ईरान का ये तर्ज अमल या ये रवैया ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका के सदर पे तनकीद की जा रही है, ये वैसा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि सऊदी अरब को इस तरह से अटैक करके, टारगेट करके उन तमाम कोशिशों पर पानी फेरने के मुतरादिफ कहा जा रहा है जिसको। जी, असल में हुआ यह है कि आखिरी 24 घंटे में अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी बड़े शदीद हमले हुए हैं ठीक। और ईरान की तरफ से भी बड़े जवाबी हमले हुए हैं। तो उसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जब ये डेडलाइन करीब आती जा रही है तो उस वक्त जो है दोनों साइड्स जो है हमले शदीद तर करते रहें। वैसे माजी में ईरान ने ये कहा है, सऊदी अरब को ये कहा था कि आप हमारे दोस्त मुल्क हैं, आपके ऊपर हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन उसने आज ये हमला किया है। मेरा ख्याल है कि ये पैगाम सऊदी अरब को भी है और अमेरिका को भी है। लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए मजम्मत की कि ये पाकिस्तान ने माजी में भी ऐसा ही किया। तो मतलब जब जंग का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान ने बहुत खुले अल्फाज में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर मुश्तरका हमला किया था, तो पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। जब ईरान ने खलीजी रियासतों के ऊपर जवाबी हमले किए तो उसकी भी खुलकर मजम्मत की, और वो भी मजम्मत जो है सलामती काउंसिल में की थी। यानी ये हमारी एक किस्म की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। ठीक। और एक मरहले के ऊपर ईरान ने भी ये कहा एक कि वो सऊदी अरब उनका दोस्त मुल्क है और उसके ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन अब इस नाजुक वक्त में उसने हमला कर दिया है, जिसके लिए पाकिस्तान के लिए बिलखसूस जो सालिस था, सफारतकार था, उसके अलावा जो है सहूलतकार था, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि ईरान को पता होगा कि पाकिस्तान इस पूरी कोशिश को बड़ी नेकनियती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जहां बहुत से ममालिक जो है पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं, वहाँ बहुत से ऐसे ममालिक भी हैं जो उसको सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ुद जो है इसराइल और हिंदुस्तान से इस किस्म की आवाज़ें आई हैं कि इस किस्म की सफारतकारी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, या पाकिस्तान को ये रोल नहीं मिलना चाहिए। ठीक। पाकिस्तान की मुश्किल ये हुई है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, और उसके तहत जो है सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला हमला है। तस्वर होगा।
ये बिल्कुल है ठीक। कि हमारी जो अब तक गैर जानिबदारी थी वो बरकरार नहीं रह सकेगी, और अब अगर वो मखदूश हो गई तो फिर ये होगा कि हम वो सफारतकारी का जो एक फरीजा सर अंजाम दे रहे थे वो उस तनदही के साथ नहीं दे सकेंगे, बहुत क्योंकि कुछ जो हमें है वो स्टेक के ऊपर आ जाएगा। मैं आपकी इसके ऊपर राय चाह रहा हूं। आपसे थोड़ी देर पहले अमेरिका के सदर ने एक और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की जिसमें लिखा कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। उसके साथ ईरान के अंदर से खबरें आई कि आज खर्ग आइलैंड के ऊपर भी हमला हुआ है। ईरान के अंदर रेलवे जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी अटैक किया गया है। एक और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया गया है। ये एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से जब बातें की जा रही थी तो एक डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन डेडलाइन से पहले ये हमले करके क्या इस बात के हवाले से कहा गया है कि सिफारतकारी के लिए मजीद कोई रूम मौजूद नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक किया जाएगा? अमेरिका और इसराइल का यही तर्ज अमल रहा है, अगरचे और इसराइल को थोड़ी देर के लिए निकाल भी लें क्योंकि वो तो मुसलसल हमले करता रहा है, लेकिन अमेरिका के सदर ने जब भी बयान दिया कि मैं 5 दिन तक मुअख्खर कर रहा हूँ हमलों को, या 10 दिन के लिए कर रहा हूँ, या 6 अप्रैल तक कर रहा हूँ, तो उसमें वो कह रहे थे कि इस दौरान जो है मैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है हमले नहीं करूंगा, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला नहीं करूंगा। ठीक। लेकिन अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर भरपूर हमले किए हैं। वो आपने कहा कि पेट्रोकेमिकल्स हैं, उसके अलावा जो उनकी स्टील इंडस्ट्री है, फिर जो उनकी जामियात हैं, हम्म। या उसके बाद जो है कोई तकरीबन जितने भी स्कूल्स हैं, बहुत से जो ऐसे हमले हुए हैं जो सिविल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये हमले हो रहे थे। तो ये मतलब ये है कि ये उनका पैटर्न है ठीक। कि वो ऐसे जो है कह देते हैं कि हम इस जो डेडलाइन में इसमें इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उनके हमले जारी रहे हैं। हम्म। उसका मकसद ये है कि ईरान को कमज़ोर करना, उसको जो है इस तरीके से मजबूर करना कि वो घुटने टेक ले। हम्म। लेकिन ईरान जो है उसने भी मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया है। ठीक। अब मैं ये कहता था कि इसमें ईरान की क़यादत को पाकिस्तान का हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि ईरान में कोई कम तबाही नहीं हुई है। और अगर जैसे आपने जो हवाला दिया, सदर ट्रंप ने जो अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि वो एक पूरी तहजीब को मिसमार करके तबाह बर्बाद कर देंगे, जी। तो अमेरिका के पास ये ऐसी इस्तेदाद मौजूद है, क्योंकि उसको जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो ईरान की फ़ज़ाई हदूद है हम्म। उसके ऊपर हाथ, तो इस वजह से ये ठीक है उनके पास कोई कैपेबिलिटी मौजूद है। आज जो है ईरान ने भी हम्म। तल अवीव के ऊपर एक शदीद हमला किया है, ठीक। लेकिन बावजूद जो है इनकी ताकत में अदम तनासुब है, क्योंकि ईरान जो है वो एक मतलब एक मजबूत रियासत है अस्करी एतबार से, लेकिन उसका मुकाबला इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन फौज से है, और दूसरी तरफ जो है उसका इसराइल जो इस खत्ते की ताकतवर तरीन बिल्कुल फोर्स है। ठीक। आप कह रहे हैं यानी जो प्रोपोर्शन ताकत का जाहिर है वो इस वक्त अमेरिका और इसराइल की तरफ ज्यादा है। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि सदर ट्रंप को लेकर अमेरिका के अंदर से भी बहुत आवाजें उठ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 25th अमेंडमेंट वाला मामला है उसको इन्वोक किया जाए। आप ये समझते हैं कि जो वॉर क्राइम के हवाले से, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक है वो अमेरिका के अंदर से, इवन फ्रांस ने कहा जी हम उसकी हिमायत नहीं करते, वेस्टर्न वर्ल्ड शायद उस तरह से बात नहीं कर रही, इसको वॉर क्राइम के तौर पे जिस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, जिस पे आवाज बुलंद करनी चाहिए, ट्रंप के ऊपर कोई अंदरूनी तौर पे प्रेशर बिल्ड हो सकता है या बिजनेस एज यूजुअल ही चलेगा? अभी तक जो प्रेशर बिल्ड हुआ है वो पीट हेगसेथ के ऊपर, जो उनके वजीर जंग हैं, उनके ऊपर जो है एक जो उनके कांग्रेस वोमन ने, उन्होंने जो है उनकी इम्पीचमेंट के लिए इम्पीचमेंट कोई पर। की है। लेकिन जो है सदर ट्रंप के खिलाफ इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई फिलहाल, जो रिपब्लिकन कैंप में, और उसके अलावा जो उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट बेस है उसमें वो मजबूत हैं। हम्म। जो अभी ओपिनियन पोल्स हुए हैं, वैसे जो है पूरी की पूरी जो है अगर आप अमरीकी पॉपुलेशन को देखें तो उनकी जो सर्वेस हुए हैं उनमें 60% से 70% के करीब लोग जो है इस जंग के खिलाफ हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इसराइल ने अमेरिका को इस जंग में घसीटा है और अमेरिका का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका न सिर्फ ये है कि आलमी मंडियों में बहरान है, बल्कि अमेरिका के लोगों के मेयार ज़िंदगी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हम्म। तो उन पर दबाव है, लेकिन अमेरिकी सदर का ऑफिस जो है वो बहुत मजबूत होता है और इसे इतनी आसानी से नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ठीक। माजी में भी देखा कि बिल्कुल गलत मफरूज़ों के ऊपर जंग लड़ी गई। सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो जंग लड़ी थी इराक में, हम्म। उसमें उन्होंने बाकायदा एक बिल्कुल फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर, उन सब लोगों को पता था कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, WMD की के वर्ल्ड क्या कहते हैं कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के मफरूज़े के ऊपर इराक के जो अंदर। उन्होंने किया था, इराक के ऊपर हमला कर दिया था। इसी सूरत हाल
को सदर ट्रंप भी जानते हैं कि जी। उनको कोई किसी तरीके से ना हटाया जा सकता है, ना किसी तरीके से अगर कोई कार्रवाई शुरू भी हुई तो वो अभी करीने कयास नहीं है। अगर शुरू भी हुई तो उसको बहुत सा वो वक्त। प्रोसेस बड़ा लेंथी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज आपके सामने और रखना चाह रहा हूं। आज जो चीन के सदर हैं शी जिनपिंग, उनकी एक स्टेटमेंट आई और उस स्टेटमेंट में वो न्यू एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत सारे मुबस्सरीन कह रहे हैं कि जो मशरक़ वुस्ता वाली ये जंग है, ये एक रीअलाइनमेंट्स तो दुनिया में होंगी, लेकिन ये जो चीन बात कर रहा है एनर्जी का न्यू सिस्टम, ये क्या इंडिकेटर है? आने वाली दुनिया के अंदर या आने वाले वक्त के अंदर कोई नई डायनामिक्स डेवलप होंगी, या अब दुनिया शिफ्ट होगी, या कोई जो चाइना है वो उसको लीड करेगा, कोई मुतबादिल सिस्टम जो है? चीन जो है अभी भी दुनिया की इस सिलसिले में क़यादत कर रहा है। मतलब है कि वो लीड उसके पास मौजूद है। वो हम्म। उसके पास कोल फायर्ड पावर हो, पावर जनरेशन हो, या हाइड्रो पावर हो, या उसके बाद जो है सोलर हो, विंड जनरेटेड पावर हो, तो वो इस वक्त दुनिया का लीडर है, इसमें कोई शक ठीक। नहीं है। लेकिन मसला जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मतलब ये है कि वो जाहिर है कि चीन की ज़ेर क़यादत भी बहुत से ममालिक जो है वो बैटरीज की तरफ और दूसरी जो अल्टरनेट एनर्जी की तरफ माइल हो रहे हैं। हम्म। वो वो ये कह रहे हैं कि जो जहाँ भी स्ट्रेट्स मौजूद हैं, जहाँ भी चोक पॉइंट्स मौजूद हैं, उनके लिए जो है कोई नए किस्म के कवानीन बनाने चाहिए। ठीक। और ये कवानीन जो है वो लॉ ऑफ द सी, ये जो है ये यूएन कमीशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, उसके तहत बनाए जा सकते हैं। या ठीक। कुछ ममालिक में, क्योंकि जो इसने ईरान ने जो अपनी प्रपोजल दी है, काउंटर प्रपोजल दी है, उसमें उसने जिक्र किया है कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए हम्म। अपना उसके ऊपर, जिसके मुताबिक जो है मुतल्लिका रियासतें जो हैं, बिलखसूस जो है ईरान और ओमान या दूसरे जो ममालिक हैं खलीज फारस में, उनके लिए क्या हुकूक हैं और उनके क्या फ़राइज़ बनते हैं। या जो उनके हुकूक से अगर मुतालिक बात करें तो मतलब ये है कि किस किस्म की खुद मुख्तारी वहाँ तस्लीम की जाएगी। बिल्कुल अब ठीक। न एक नए तो ऑर्डर की तरफ जो चीजें हैं वो बिल्कुल जा सकती हैं। मैं सरदार मसूद खान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ ये जो खासकर सिफारती और इस जंग का सिनेरियो है उसको अपनी है प्रोग्राम में। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ये एक सिफारती या दिफाई पहलू था, लेकिन उसके साथ एक वो मुआशी फॉल आउट भी है, उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। पहले एक स्ट्रगलिंग फेज के अंदर थे, लेकिन अब जो उसका इंपैक्ट आया है वो बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर आज हमने बात करनी है कि ये कितना मुतासिर कर नौकरियों को लेकर, और फिर ये खबर कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें कमी वाकई हो रही है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा साहब को आज हमने जहमत दी है। पाशा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि अगर सिंपली ये जो जंग है, चूंकि अब इंडिकेटर तो यही है कि फिलहाल कोई डील नहीं हो रही, जंग प्रोलॉन्ग हो रही है, जंग आगे बढ़ रही है। अगर मैं सादा लफ्जों में ये पूछूं कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहां स्टैंड करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम सवाल है, और अगर ये सिलसिला जंग का जारी रहता है तो सबसे पहले जो असर हमें नजर आना शुरू हो चुका है, और वो है अफरात ज़र की रफ्तार। ठीक। जंग आने से पहले रफ्तार 7.3% थी। हम्म। हमारा एस्टिमेट ये है कि कुछ दिनों में, ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये 2 गुना से भी ज्यादा, 15 से 16% हो जाएगा। ठीक। अब एक तो ये बहुत परेशान कुन बात है। लोग अभी भी परेशान हैं कि अफरात ज़र बढ़ रहा था, ठीक। अब तो और बढ़ गया। दूसरी तरफ जो असर होगा वो हमारे तिजारती खसारे पर होगा। हम्म। आप ये देखिए कि तेल की कीमत कितनी वाज़े तौर पर इंटरनेशनली भी बढ़ी है। हम्म। अब आप ब्रेंट क्रूड को देखें कि 64 से बढ़कर $110 फी बैरल पहुंच चुका है। ठीक। इसके नतीजे में होगा ये कि हर महीने तेल के दरामदाद और दूसरे चीज़ों के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इजाफे और इंश्योरेंस एंड अदर कॉस्ट के इजाफे की वजह से हम्म।
कम से कम $1 अरब हर महीने हमारे बरामदात का लेवल बढ़ेगा। अच्छा अच्छा तो पाशा साहब, ये जो आप दरामदात वाली बात करें, मेरे सामने इस वक्त फैक्ट्स पड़े हुए हैं। जो पहले 9 महीने हैं इस मौशी साल के, उसमें तजारती खसारे में $5 अरब का इजाफा हो गया है। इसी तरह से जो बरामदात पाकिस्तान की थी वो पहले अगर $24 अरब पे थी, वो $22 अरब पे आ गई, उसमें भी $2 अरब की कमी वाकई हो गई है। अगर मैं ट्रेड डेफिसिट या उन चीज़ों को टेक्निकलिटीज में जाए बगैर एक आम देखने वाला जिसका शायद वो मैशत को उस तरह से नहीं समझता, मैं आपसे ये पूछूं कि इसका जो फॉल आउट है, पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब लेस हो सकते हैं, जिनकी नौकरियां जंग की वजह से जा सकती हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी की शरह उसमें तो पहले ही बहुत इजाफा हो रहा था। बात दरअसल ये है कि अगर सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है तो इससे जो पैदावार है हर सेक्टर में उसमें कमी आ सकती है। ठीक। और खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो हमारा शरह नमू मनफी हो सकता है 2 से 3%। और उसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि ऑलरेडी हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो बहुत ऊंचा जा चुका है। प्रिंस सेंसस ने कहा है कि 22% है। ठीक। इस अगर ऐसा ये सिलसिला जारी रहा जंग का और प्रोडक्शन में कमी आती रही पाकिस्तान में सप्लाईज की कमी की वजह से, ठीक। तो हो सकता है कि बेरोजगारी का पैमाना जो है वो 28 से 30% तक चले जाएगा। 28 से 30%। अच्छा, मैंने ये प्रॉब्लम तो आपके सामने रखी है। हमने गवर्नमेंट का एक सोल्यूशन देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि लॉकडाउन लगा दिया। उनका जी हम 8 बजे तक मार्केटें खोलने की इजाजत देंगे। मुझे ये बताइए ये कितना इफेक्टिव है, क्योंकि हमने ये कोविड के जमाने में भी देखा है। और फिर ये 8 बजे तक क्यों किया गया है? क्या जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस है ये उसको मीट करता है कि आप शाम जो दिन की रोशनी है उसमें बिजनेस की इजाजत दें? 3-4 घंटे का मजीद मौका देना, ये फ्यूल कंजम्पशन तो होगी, लोग ऑफिस से जाएंगे फिर वापस मार्केट आएंगे। ये ठीक है ये जो गवर्नमेंट की एज ऑफ दिस मोमेंट पॉलिसी सामने आई है? देखिए कुछ मजबूरी भी है और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि 8 बजे तक रखना एक तरह से मुनासिब है। और इसके अलावा हमें और बहुत से मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक। अब इस वक्त तो हम बस दुआ कर रहे हैं कि जंग जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नॉर्मल ट्रैफिक चल पड़े। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो खासकर ज़ाहिर है वो बात तो दुआ के ऊपर ही है, या इस तरह से हो जाए या उस तरह से हो जाए तो फिर होगा। अगर ये सिनेरियो आता है जिसमें आप कह रहे हैं कि महंगाई में ऑलरेडी इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी आप 28 से 30% के हवाले से हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो लोग ऑलरेडी बहुत पिसे हुए हैं। आपने सैलरीड क्लास के ऊपर इतनी टैक्सेशन की हुई है, उसके बावजूद आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए, वो शॉर्टफॉल था। तो फिर क्या करेंगे? फिर गवर्नमेंट तो मजीद जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर रही है, लेवी उसके ऊपर लगा रही है, फिर आम आदमी जो बेचारा होगा, जो कमा रहा है या सैलरीड पर्सन है, उसकी जेब से जो है वो भी निकाल लेगी गवर्नमेंट। बात दरअसल ये है कि अगर ये जंग का सिलसिला जारी रहता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलता नहीं है तो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की तरह एक इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। अच्छा। आपको याद होगा 22-23 में जब यूक्रेन और रशिया का जंग शुरू हुआ था तो हम इसी तरह के हालात से गुजरे थे। और आपको याद होगा कि अफरात-ए-ज़र की रफ्तार 30% हो चुकी थी। ठीक। और पाकिस्तान दिवालिये के करीब आ चुका था और लास्ट मिनट में हमें IMF ने बचाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिलसिला फिर से रहेगा? अब वहां की वो जंग तो अभी तक जारी है। अब ये देखना है कि ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है ये कब तक चलती है। और अगर सिलसिला इसका खुदा न खास्ता जारी रहता है तो वही हालात होना शुरू हो जाएंगे जो 22-23 में हुए थे। ठीक। अच्छा, मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाह रहा हूं जो IMF के हवाले से पाकिस्तान ने उनको कहा कि जनाब हम एक तो शरह सूद में इजाफा कर देंगे, दूसरा जो करेंसी को उसकी कदर के हवाले से, क्योंकि कहा जा रहा है जी पाकिस्तान ने एक खास लेवल के ऊपर उसको मेंटेन रखा हुआ है। अगर ये सब होता है तो आपके फॉरेन रिजर्व्स तो ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं। इस दौरान UAE के भी आपने $3 अरब वापस कर रहे हैं,
तो आप कह रहे हैं कि $1 अरब इजाफी जो है वो पर मंथ अगर उसके ऊपर इंपैक्ट आता है तो फिर फॉरेन रिजर्व्स भी मेंटेन करने हैं, वो सब कुछ कैसे मुमकिन करेंगे? और ये बाकी रोल ओवर तो जिस तरह यूएई वाला नहीं हुआ तो प्रेशर तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। और ये भी आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अलबत्ता रिजर्व्स $16.5 अरब के लगभग हैं, ठीक जो कि पिछली मर्तबा उस वक्त जब ये शुरू हुआ था सिलसिला तो इससे आधे थे तकरीबन। ठीक तो रिजर्व्स तो कुछ मुनासिब हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं। अब यूएई को वापस करना है और उसके बाद में यूरो बॉन्ड का भी पैसे वापस करने हैं। तो पाकिस्तान को एक ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि अफसोस की बात यह होगी कि सरे सूद को बढ़ाना पड़ेगा और फिर रुपए को मार्केट बेस्ड कर देना पड़ेगा, जिस तरह हमने 22-23 में किया था। और रुपए के कदर में आपको याद होगा उस साल 40% कमी आई थी। ठीक। तो ये इस तरह के परेशान कुन प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, मगर एक चीज नुमाया तौर पर कह दूं कि इस वक्त छतरी एक आईएमएफ की मौजूद है। ठीक। आईएमएफ का सबसे बड़ा काम ये होता है कि मुल्कों को दिवालिये से बचाए। ठीक। तो इंशाल्लाह अब हमें देखना है कि आईएमएफ हमारा किस हद तक साथ देता है। अच्छा, आने ये जो वाले ये जो करेंसी वाला मैटर है, ये बहुत पहले से एक डिमांड की जाती है कि आप उसको मार्केट के ऊपर छोड़ दें। फिर शायद वो हमें सूट भी नहीं करते। साहब ने कहा पहले उसमें इतना ज्यादा डी वैल्यू हुई। अगर आप मार्केट पे उसको छोड़ते हैं या आईएमएफ को ये आप अश्योर करते हैं कि वो उसको छोड़ रहे हैं, तो वो तो एक अलग से महंगाई का तूफान आ जाएगा। जी, इसीलिए तो 22-23 में 30% हो गया था आपके अफरात ज़र की रफ्तार। ठीक। 30%, हैरत अंगेज। अच्छा पाशा साहब, अगर इस वक्त जो गवर्नमेंट के जो भी अकाबरीन जो काम कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उनके सामने भी कुछ सिनेरियो बहुत ऐसा कंफर्टेबल नहीं है या कोई बहुत आसान नहीं है, उनको जहां पे उन्होंने उस स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जा रही है या मार्केटें चले क्लोज की हैं, क्या मैयर्स लेने हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का अपना भी तो गैर जरूरी किस्म का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। आप गवर्नमेंट जो है वो आवाम के ऊपर तो टैक्सेशन भी करती है, पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी करती है, लेकिन जहां अपने घर की बात आती है वहां पे शायद उस तरह से काम नहीं किया जाता जो कि होता हुआ नजर आना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है जंग का, तो पाकिस्तान को आगे ले आना पड़ेगा बजट का प्रेजेंटेशन अगले साल का, अप्रैल में ले आए। ठीक। और उसमें दो नुमाया चीजें करना बहुत जरूरी है। ठीक। एक तो ये है कि अब सर्जरी होनी चाहिए गवर्नमेंट के खर्चों में। लिटरली वक्त आ गया है, इमरजेंसी है। और आपको अब देखिए ना, 40 डिविजन्स की और मिनिस्ट्रीज की जरूरत नहीं है फेडरल लेवल पे, मुश्किल से 15 चाहिए होंगे। दूसरा, आपको जो हमारा टैक्स बेस है उसको फैलाना है, और जो आपके अशराफिया हैं जो टैक्स देते ही नहीं है, जिसमें से सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे जमींदारों का है, फिर दूसरी तरफ प्रॉपर्टी के ओनर्स का है, तीसरी तरफ बड़े बड़े दुकानदारों का है। अब इन सब को इमरजेंसी के तौर पर लाना पड़ेगा। दे हैव टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान सर्वाइवल एंड ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है कि वो जो टैक्स का वो नेट है आपको उस हवाले से उस पे काम करने के हवाले से। अच्छा, एक चीज और है, और वो कुछ जो गवर्नमेंट की आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी हमने देखा जी फ्यूल कंजम्पशन को कम किया गया, गाड़ियों के हवाले से किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट के अगर ये चीज होती है जिसमें आपने कहा कि जीडीपी ग्रोथ माइनस में जा सकती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जीडीपी ग्रोथ भी आपकी नहीं होगी और आपके फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर भी आएगा। फिर मशरक़े वुस्ता का भी एक मैटर है, वो रेमिटेंसेस का है, अगर वहां से रेमिटेंसेस भी कम हो सकती हैं। जी, खुदा न खास्ता अगर वहां रिसेशन आ गया, खासतौर पे यूएई में, तो वहां से ये खतरा जरूर मौजूद है। हमारे कुल 55% रेमिटेंसेस मिडिल ईस्ट से आते हैं, जिसमें सऊदी अरबिया सबसे बड़ा सोर्स है। तो इसमें भी कमी आने का खतरा जरूर मौजूद है। रेमिटेंसेस में भी कमी इजाजत नहीं, आपने
टाइम ले लिया है। रेमिटेंसेस थैंक यू। जो है वो उसमें कमी का जो इम्कान मौजूद है इस हवाले से जाहिर है, क्योंकि मशरक़ वुस्ता सबसे ज़्यादा उसमें मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी तफसील जो इस पूरी जंग के बाद एक मुआशी तौर पर उसके पहलू हैं या उसके ख़तरात मौजूद हैं, उसके ऊपर तफसील से अपनी राय दी है। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर सियासत भी है और सियासी मामलात भी हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। सियासी मामलात के ऊपर हमने बात करनी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे दो मौजूद मेहमान में ज्वाइन कर चुके। तारुफ करवा देता हूँ, राजा कमरुल इस्लाम साहब ने नून लीग से और शौकत यूसुफजई साहब ने तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं राय साहब आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि आज भी कोई मेल मुलाकात नहीं हुई तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की भी कॉल दी हुई थी, फिर 9 तारीख को उन्होंने जलसे की भी कॉल दी हुई है। तो मेल मुलाकातें हुकूमत भी इतनी ज्यादा, जब वो कहते हैं कि किसी खौफ का शिकार है या क्या वजह है, ना जलसे का एनओसी देते हैं, ना मुलाकात करने देते हैं, ना कोई एक्सेस देते हैं आप लोग? जी, अगर तो आपकी मुराद उस मुलाकात से है जो नहीं हो पाती, तो वो तो अब पुरानी खबर होगी है, उस पे तो अब क्या बात करनी। उसकी वजूहात भी बड़ी तफसील से डिस्कस हो गई। और अगर मुलाकात जनरल सियासी लोगों से है तो वो तो आज भी असेंबली का इजलास था, उसमें अपोजिशन के लोगों ने भी अपनी इनपुट दिया। बहुत से अपोजिशन के रहनुमाओं ने असेंबली हॉल में खड़े होकर तहरीक इंसाफ वालों ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीफ की, पाकिस्तान के वजीर खारजा की तौसीफ की, फील्ड मार्शल साहब की। तो एक अच्छे माहौल में असेंबली का राय साहब, आप बड़ा स्मार्टली यूं बता रहे हैं कि कुछ माइनस हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि बड़े अच्छे माहौल में, जो असेंबली का पार्लिमानी माहौल जैसा होना चाहिए, आज हालात नहीं, मैं मुलाकात की बात तो जाहिर है, मैं अडियाला के बाहर वाली आपसे पूछ रहा था और आपने कहा कि वो पुरानी बात है, तो इसका क्या मतलब है? अडियाला वाला सिस्टम माइनस हो गया सिस्टम में से? मेरा मतलब है कि वो मुलाकात ना होने की वजूहात, वो मुलाकातों में जब उन मुलाकातों के नताइज वो माजी में चूंकि आपके प्लेटफॉर्म से भी और दीगर जगहों पे डिस्कस हम कर चुके हैं, तो वो एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मुलाकात ना होना कोई नई खबर नहीं है। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये बताइए कि आज अडियाला के बाहर 10,000 की कॉल दी गई थी अलीमा खान साहब की तरफ से। चले, मुलाकात तो आज भी नहीं हुई, जो पिछले चंद हफ्तों से हम देख रहे हैं मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन 10,000 अफराद भी इकट्ठे नहीं हुए जो कॉल दी गई थी। तो अभी तो 9 तारीख को आप लोगों ने जलसा भी रखा हुआ है, तो जलसे से पहले वाला मामला लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, तो जलसा कैसे करेंगे आप लोग? देखिए जी, ज्यादातर तो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें हैं, बहुत बड़ा नुकसानात भी हो रहे हैं। कई जगहों पे सड़कें स्लिप हो गई हैं, कई जगह पे मतलब लोगों के घर गिरे हैं। तो हर कोई अपने हलके में इन्वॉल्व है, हलकों में बिजी है, क्योंकि जाहिर है आसमानी आफात है, लेकिन जब आपके मुंतखब नुमाइंदे और ये अगर हलकों में मौजूद नहीं होते हैं तो उसका बड़ा असर पड़ता है। तो एक तो ये वजह भी हो सकती है, दूसरा ये कि 9 तारीख को जलसा है इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके लिए भी लोग जो है ना दूर दराज से जाहिर है गाड़ियां करेंगे, आना जाना, पेट्रोल भी महंगा है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन बहरहाल ज्यादातर कोशिश ये हो रही है कि 9 तारीख का जलसा कामयाब हो, और उसके लिए भी लोग कर रहे हैं। और दूसरे जो मैंने आपको बताया सबसे अहम फैक्टर जो है वो बारिश है। यूसुफजई साहब, अगर इस आपके आर्गुमेंट को मान लिया जाए, फिर इसका मतलब है कि क्या कोऑर्डिनेशन नहीं थी कि ये कॉल आज की ना दी जाती, 9 वाली दी जाती, या 9 वाली ना दी जाती, आज रख लिया जाता? और अगर बारिश उसकी वजह है तो फिर तो जलसा भी ऐलान कर दें कि बारिश की वजह से मनसूख कर दें, या कम से कम उसको पोस्टपोन कर दें। आपके वुज़रा तो यही कह रहे थे कि बारिश हो, तूफान हो, हर सूरत पहुंचेंगे पिंडी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि खैबर पख्तूनख्वा की जो ज्यादातर हल्के हैं ना, वो है पहाड़ी इलाके हैं। और जैसे हमारा मलेकन डिवीजन हो गया, हजारा डिवीजन हो गया, इनके जो हमारे जो हल्के हैं ना वो बड़े दूर दराज तक फैले हुए हैं, और कच्ची सड़कें, मतलब ये कि पहाड़ी मुश्किलात बहुत ज्यादा है, स्लाइडिंग्स वहाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो इसलिए जो है ना, लोग ज्यादातर जो MPs MNAs वो अपने हलकों में बिजी हैं,
ठीक। तो देखेंगे वो तो जाहिर है हम उधर भी जाना है, उधर भी वर्क कर गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो कोशिश अब हो रही है कि 9 का जलसा जो है वो कामयाब हो। अब जाहिर है पोस्टपोन करना या न करना ये तो लीडरशिप का काम है, लेकिन अभी तक पोस्टपोन नहीं है और इस पे लीडरशिप कायम है। इंशाल्लाह ताला जलसा होगा। ये पिंडी वाला जलसा तो फिर से आपकी डेफिनेशन के मुताबिक सियासी लोगों का जलसा है। सोहेल हफीज साहब ने उसका ऐलान किया है, एक सूबे के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये जलसे का उनको एनओसी देते हैं, जलसा करने दें, वो भी तो आप उनको इजाजत नहीं दे रहे। फिर जब वो आप इजाजत नहीं देंगे फिर वो एहतजाज करेंगे, फिर आप कहेंगे कि देखें ये इंतशार फैला रहे हैं, देखें ये क्योस फैला रहे हैं। नहीं, देखें जलसे के जो मामलात हैं जहां जहां कोई इज्तिमा के, वो प्योर एक टेक्निकल इशू है, उसका सियासी इशू नहीं है। मैंने जैसे गुजारिश की कि आज के टॉक शोज में, गुज़श्ता कल के टॉक शोज में, या फॉर दैट मैटर एवरी डे, हर दिन के टॉक शोज में अपोजिशन के लोग आते हैं और जो उनके मन में आता है, इवन पीटीवी सरकारी टीवी पे भी हर टॉक शो में एक नुमाइंदा अपोजिशन का होता है, जो उनके दिल में आता है वो कहते हैं। कोई चीज सेंसर नहीं होती और वो सामने होती है। आपका प्रोग्राम भी उसकी मिसाल है। तो वहाँ इसी तरह असेंबली की मैंने मिसाल दी कि एक मेंबर हुकूमत का बोल रहा था, एक अपोजिशन का बोल रहा था, और दिल खोल कर उन्होंने कल का दिन भी और आज का दिन भी अपनी तमाम बातें की, फॉरेन पॉलिसी पे की, पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने पे की, भरपूर तनकीद की। तो ये सियासी इशू नहीं है, उसका ताल्लुक लॉ एंड ऑर्डर से, उसका ताल्लुक इंसानी जानू के तहफ़्फ़ुज़ से, उसका ताल्लुक दहशतगर्दी के खतरात से और दीगर उन चीज़ों से है। और वो ज़ाहिर है इंतज़ामिया उन मामलात को बेहतर समझती है और उस मुताबिक इंतज़ामिया। बिल्कुल ठीक। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब ये बताइए, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस आज लगा हुआ था, फिर उसमें सलमान सफदर साहब को कल मुलाकात की इजाज़त के हवाले से कहा गया है। आज मुलाकात फैमिली की तो नहीं हुई, ना किसी और की हुई, तो कल सलमान सफदर साहब की अगर मुलाकात हो जाती है और फिर कोर्ट कह रही है कि अब हम इसको हफ्ते में 2 दिन सुनेंगे और 1 हफ्ते के अंदर इसको हम वाइंड अप कर सकते हैं अपील को, तो अब तो तहरीक इंसाफ इस बात पे खुश होगी, क्योंकि आपका मुतालबा तो यही था कि इमरान खान के केसेस लगाए जाएं, उनको सुना जाए और मेरिट पे फैसला हो जाए। अल्लाह करे कि मेरिट पे फैसले हों और अल्लाह करे कि अदलिया इतनी आज़ाद हो जाए कि कम से कम मेरिट के ऊपर फैसले कर सके। ये तो हमारी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े ना। अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी, आपका मीडिया आज़ाद नहीं होगा, तो कौन सी जमहूरियत फिर। और देखिए बहुत सारी मुश्किलात हमें आ रही हैं। हम तो अभी तक ये वो बजाते रहे कि जी हमारी खारजा पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। आज खारजा पॉलिसी में हम फंसे हुए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारी तिजारत खत्म हो गई है, यहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान के इशू के ऊपर यूएई जो है था वो हमारा बड़ा क्लोज फ्रेंड रहा, लेकिन वो भी हम कह रहा है कि जी हमारे पैसे वापस करो। इसी तरह जो आज अटैक हुआ ईरान की तरफ से सऊदी अरब में, तो वो तो हम तो उनके इत्तेहादी बने हुए हैं। हमने तो उनके साथ वो किया है कि आप पे हमला हमारे ऊपर तस्वर किया जाएगा। तो इस हालात में जो ये मीडिएशन कर रहा है पाकिस्तान, यहाँ पे क्या मौकफ होगा? सऊदी अरब को कैसे मुतमईन किया जा सकता है? क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि जी हम बड़े कामयाबी के साथ हम ईरान और अमेरिका की वार जो है वो हम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान जो है वो हमले करता जा रहा है और सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, बड़ी गंभीर है। उसकी पाकिस्तान ने आज जो है वो मजम्मत भी जाहिर की है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। अच्छा राय साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केसेस जो लगे हुए थे, पहले पीटीआई ये कहती थी कि हमारे केसेस लग नहीं रहे, अब केसेस आज लगे और उस पर एक तो मुलाकात की इजाजत सलमान सफदर साहब को कल मिल गई कि दिन 2 बजे जाएं, अडियाला से इंस्ट्रक्शंस ले लें, और साथ ये कहा गया कि हम इसको टेकअप यूं करेंगे हफ्ते में 2 दिन सुने, और ताकि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मामला वाइंड अप हो जाए। ये मामूल के मुताबिक ही आप इसको समझ रहे हैं, या जिस तरह से एक जमाने में नून लीग के अचानक केसेस लगे और बहुत कुछ हल हो गया, ये वैसे हल होते नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल महल हम ऐसा गुमान करने की न जसारत कर सकते न करते हैं। ठीक। हमने हमेशा अदालतों के जो मामलात थे, जब हमारे खिलाफ भी इस किस्म के मामलात होते थे, तो तब भी हमने भरोसा और तकिया अदालतों पे ही किया था। और आज भी अदालतों के, ये हम उनमें से नहीं है जिस तरह अपोजिशन का है कि कोई फैसला जब हक में आ जाता है तो बगलें और ढोल बजाए जाते हैं, और जब कोई खिलाफ आ जाए
तो फिर दुनिया भर की बुराइयां जो हैं वो उसी अदालती निज़ाम में तलाश की जाती हैं। हम समझते हैं कि अगर नहीं लगा था तो तब भी अदालत की डिस्क्रिशन थी। जब सलमान सफदर साहब को अदालत ने लास्ट टाइम कमीशन बना के भेजा था, कोर्ट फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो तब भी हमने एतराज नहीं किया था कि जनाब आपने अदालती नुमाइंदा बनाया है तो उसमें दूसरी साइड से तो कोई नुमाइंदगी नहीं है। हाँ। तो तब भी हमने उसे जो है वो बड़ी खुशदिली से कबूल नहीं किया। राय साहब, इस वक्त चूंकि पीटीआई दूसरे एंड के ऊपर है तो शायद आप इसलिए ये मौकिफ है, जब आपकी अपनी बारी थी, जब आप ज़ेरे अताब थे, तब तो आप डिस्क्रिशन नहीं समझते थे, ना आपका मौकिफ आपकी पार्टी का ये था। नहीं, हमने कभी ये बात नहीं की थी, ना हमने कभी उस नोयत का एहतजाज किया था, ना हमने GHQ पे हमले किए थे, ना हमने जो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बैरून मुल्क में जाके बेतौकीर किया था, ना हमने IMF बस सिर्फ सरगोदा जलसे में हाजिर सर्विस जजेस की तस्वीरें लहराई गई थी और बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में जिस जलसे का आप हवाला दे रहे हैं उसमें दो मामलात का अगर जिक्र हुआ है तो मैं उन्हें रिपीट कर दूं। एक जलसे में मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कमर जावेद बाजवा गुजरांवाला था वो वाला, गुजरांवाला और फैज हमीद साहब आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, ये कहा था। और एक वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाला केस जो कि बाकायदा एक अदालती फोरम पे था, उन्होंने एक बार के एक जो है वो फंक्शन में खिताब करते हुए वो बातें कही थी, उस पे अगर कोई डिस्कशन हुई हो। इसके अलावा कभी किसी अदालती बेंच को या अदालती जो है फैसले को इस तरीके बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो भी था वो एज पर लॉ या उन्हीं हुदूद के अंदर रहते थे। अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, शौकत यूसुफजई साहब का और राजा कमरुल इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन, ये यही डिस्कशन थी, इजाज़त दीजिएगा, कल फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।